चलो बुलाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेटर को। वीएसआई का प्रमोशन करने वालों, तुम्हें जनता माफ नहीं करेगी। हफ्ते में 2 बार नहाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। हर चीज को फर्जी बताने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। बीकॉम में चीटिंग करने वालों, ना भी ना, तुम्हें जनता माफ नहीं करेगी। अपनी ही प्रोफाइल पिक लाइक करने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। अरे भाई कुछ भी कर लो, आगे आने वाले बंदे को जनता माफ नहीं करेगी। तो बुलाते हैं अतुल जी को। थैंक यू कंपेयर, पर इसमें ज्यादातर बातें फटी रही एकदम। मेरा टॉपिक है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस टॉपिक को लिखा है हमारे बजरंग दल के सपोर्टर, बजरंग वायर्स के ऑडिटर और बजरंग बली के भक्त भूपेंद्र चौधरी जी। आप जानते होंगे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर इस सोने की चिड़िया को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने और फिर 60 साल कांग्रेसियों ने। इतना लूटने के बाद भी इस सोने की चिड़िया में 20,000 टन का सोना घरों में और मंदिरों में फालतू पड़ा हुआ है, मतलब अनप्रोडक्टिव। तो इसी सोने को यूज करने के लिए मोदी सरकार ने 5 नवंबर 2015 को 3 गोल्ड स्कीम्स लॉन्च की। एक थी जिसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, दूसरी थी इंडिया गोल्ड कॉइन स्कीम और तीसरी थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। पीएम मोदी ने इनको सोने पे सुहागा कह के डिस्क्राइब किया था। जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी, इसने 2 स्कीम्स को रिप्लेस किया था पुरानी। एक तो थी एक तो गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और एक थी गोल्ड मेटल लोन स्कीम। कोई बता सकता है कि इन स्कीम को लॉन्च करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? घर में पड़े सोने को बाहर लाना। जो घर में पड़ा हुआ सोने को बाहर लाना। जला दूंगा। टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड। भारत में ऑयल के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्ट गोल्ड का होता है। पिछले साल भारत में 850 टन की डिमांड थी गोल्ड की, जो वर्ल्ड का 26% है। अब आते हैं जीएमएस पे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऐसी स्कीम है कि इसमें कोई भी पर्सन जो भारत में रेजिडेंट है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। गोल्ड किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो बुलियन, ज्वेलरी, कॉइन एक्सेट्रा। जो मिनिमम क्वांटिटी जो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है वो है 30 ग्राम, और कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की। अब इसका प्रोसीजर जानते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में मेनली 4 पार्टीज होती हैं। एक तो है कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, एक बैंक, एक डिपॉजिटर और एक होता है रिफाइनर्स। सबसे पहले डिपॉजिटर को एक बैंक या केवाईसी फॉर्म, नो योर कस्टमर फॉर्म बनना पड़ता है। फिर होता है गोल्ड का फायर एसेट प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसे XRF मशीन टेस्ट भी बोलते हैं। इससे गोल्ड की अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी निकल के आती है। इसके बाद गोल्ड का फायर एसेट टेस्ट होता है। इस टेस्ट से गोल्ड की एक्चुअल क्वांटिटी पता चलती है। इस टेस्ट में गोल्ड को मेल्ट किया जाता है और उसके डस्ट या एक्स्ट्रा रिमूव किए जाते हैं। अब कस्टमर के पास गोल्ड को डिपॉजिट करने का या गोल्ड को डिपॉजिट ना करने का ऑप्शन होता है। अगर वो डिपॉजिट करने से मना करता है तो उसे गोल्ड मेल्टेड फॉर्म में वापस मिल जाएगा, वो जो टेस्ट हुए थे उनके प्रोसेसिंग चार्ज पे करने के बाद। अगर वो डिपॉजिट करने के लिए एक्सेप्ट करता है तो उसे गोल्ड एक कलेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा कलेक्शन सेंटर से, और बैंक प्रोसेसिंग चार्ज बैंक पे करेगा। जो बैंक प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर और एक रिफाइनर्स होते हैं, इनके पास इन तीनों के बीच में एक ट्रिपार्टेट एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में पहले प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर जो गोल्ड कलेक्ट होता है कस्टमर से उसको रिफाइनर्स को भेज देता है। रिफाइनर्स उसको अपने वेयर हाउस में रखते हैं जब तक बैंक उसको खुद अपने पास रखना प्रेफर नहीं करता। इसके लिए बैंक उनको फीस पे करता है। अब कलेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद
बैंक कस्टमर का गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन कर देता है और गोल्ड की क्वांटिटी कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। और इस स्कीम में जो इंटरेस्ट होता है वो भी गोल्ड की क्वांटिटी में वैल्यू होता है और ड्यू डेट को कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब आते हैं, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। इसमें दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और एक है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का टेन्यूर पीरियड 1 से 3 इयर्स है। ये बैंक की लायबिलिटी होते हैं बेसिकली। इसमें इसकी इंटरेस्ट रेट बैंक फिक्स करता है और इनका रिडेम्पशन कैश या गोल्ड किसी में भी हो सकता है। इसके लिए एक एग्रीमेंट बनता है शुरू में ही, जब बैंक गोल्ड डिपॉजिट करवाते हैं और वो एग्रीमेंट इररिवोकेबल होता है। जीएमएस का और जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होते हैं, इसमें मीडियम टर्म का पीरियड 4 to 7 इयर्स होता है और लॉन्ग टर्म का 10 to 15 इयर्स। ये बैंक की लायबिलिटी नहीं होते, इसको बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे होल्ड करता है। मीडियम टर्म पे इंटरेस्ट रेट बैंक ने फिक्स कर रखी है, तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया 2.25% पर एनम और लॉन्ग टर्म पे किया 2.50% पर एनम। जीएमएस में जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इनका प्रीमेचर रिडेम्पशन भी हो सकता है, लेकिन पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इनका देखते हैं कि बैंक क्या यूज कर सकता है, कोई बता दो। मोहित जी आप बता दो कि जो डिपॉजिट गोल्ड किया उसका बैंक क्या यूज करेगा। और एक्सपोर्ट में यूज कर सकता है, एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी आएगी फिर। बस जनरेट फॉरेन करेंसी कर सकता है, सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी कर सकता है, लैंड टू ज्वेलर्स दे कर सकता है, तो उसको लोन देके गोल्ड को आप इंपोर्ट वो करके गोल्ड को एक्सपोर्ट करके जनरेट फॉरेन करेंसी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ ना, उसकी सीएलआर ऐसा रिक्वायरमेंट भी करनी पड़ेगी उसको, सीआरआर। हाँ हाँ ना, कोई वो नहीं है, बस सीआरआर वाले। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पे। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर बैंक देखते हैं। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग गोल्ड सेविंग अकाउंट, तो बैंक जब गोल्ड का बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे तो क्रेडिट कर देगा क्वांटिटी जितनी गोल्ड की थी, जो उस दिन जो मार्केट रेट थी गोल्ड की, उससे क्रेडिट कर देगा बैंक कस्टमर के अकाउंट को, गोल्ड के अकाउंट को। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक वो इंटरेस्ट की क्वांटिटी वो वैल्यू होगा, क्वांटिटी गोल्ड में वैल्यू होगा और कस्टमर अकाउंट के ड्यू डेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे बैंक पूरी उसकी जो पूरी लायबिलिटी है कस्टमर के अकाउंट की, वो पूरी लायबिलिटी चेक करेगा और जो लॉस होगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज रेट थी गोल्ड की 100 ग्राम गोल्ड की 2.5 लाख और 1 साल बाद हो गई 3 लाख, तो 50,000 रुपए बैंक पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा लॉस बुक करके। अब और जो बैंक की जो डिपॉजिट है उसको बैलेंस शीट पे रिवैल्यू करके अपने शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स के अंदर लायबिलिटी साइड में दिखा देगा। और मैच्योरिटी पे बैंक जो उस दिन प्रीवेलिंग मार्केट रेट होगी उस रेट से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट कर देगा। जैसे आज गोल्ड की रेट जैसे 2.5 लाख रुपए 100 ग्राम थी, 3 साल बाद होगी 3.5 लाख 100 ग्राम, 3.5 लाख को वो पे करेगा और जो इंटरेस्ट बना वो भी उसी रेट से पे करेगा। अब देखते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई बताएगा कैसे करेगा अकाउंटिंग, किस रेट पे कैसे रिकॉर्ड करेगा। गौरव जी आप बता दो। कुणाल जी आप बता दो। बेसिकली गोल्ड एक नॉन करंट एसेट है, तो ये अपने बुक में कोस्ट पे होता है, तो अपन बैंक को भी जमा करवाएंगे तो भी कोस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, पीपीटी में लिखा है लेकिन कोस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे उसको। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो जो इंटरेस्ट उस पर हुआ उसको क्लोजिंग रेट से रिकॉर्ड कर लेगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करेगा AS 13 के अकॉर्डिंग। AS 13 के अकॉर्डिंग कैसे वैल्यू होती है, प्रोसेस की आप बता दो।
पोस्ट और फेयर वैल्यू एकोसिल जी ने कहा नॉन करेंट एसेट्स तो पोस्ट पे रिकॉग्नाइज होते हैं जब तक उनका परमानेंट डिक्लाइन ना हो, और जो करंट एसेट्स हैं पोस्ट और फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। मैच्योरिटी पे वो जो इन्वेस्ट अमाउंट की वो रिसीव कर लेगा, जो उस दिन रेट थी उससे, और P&L प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट। हाँ हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड अकाउंट डेबिट टू गोल्ड अकाउंट। हाँ 1 लाख से करो, क्योंकि अपन बुक में 1 लाख ही दिखा रखे हैं ना उसको, गोल्ड को नॉन करेंट एसेट। घर पे तो बैंक में पड़ा रहेगा। तिरुपति ट्रस्ट कर रहा है तो अभी उसके पास पड़ा हुआ है कोड, अब वो आगे बैंक में दे देगा, तो वो वैल्यूएशन जो उसकी बुक्स में आ रहा है उसी वैल्यूएशन में होगी। क्योंकि तिरुपति वालों ने तो ये भी कहा है कि हमें तो गोल्ड ही चाहिए वापस, हमें पैसा नहीं चाहिए। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट्स जीएमएस की। जो डिपॉजिट होता है जीएमएस का वो एक्सक्लूडेड होता है कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन से, तो गेन ऑन मैच्योरिटी विल बी एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब देखते हैं ट्रीटमेंट गोल्ड डिपॉजिट्स का बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैच। तो कोई बता सकता है कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो बुक प्रॉफिट में इंक्लूड होगी मैच की कैलकुलेट करने में या नहीं? ध्रुव जी आप बता दो, क्यों नहीं होगी? जो इंटरेस्ट इनकम है जीएमएस की, जो इंटरेस्ट इनकम हुई है वो जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं मैच का, उसको कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड होगी या नहीं? प्राचीर जी आप बता दो। होगी नहीं होगी, क्यों? उसके अंदर उसका जैसे इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है इनकम टैक्स में एनीवे, तो वो बुक्स में भी क्यों इंक्लूड करेगा? हाँ एकदम ठीक बोला। अब जो गेन है, जो मैच्योरिटी पे गेन हुआ है वो इंक्लूड हो गया या नहीं? इंटरेस्ट इनकम तो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है ना टैक्स के अंदर 115 सेक्शन उसका देंगे। बहुत सारे इनकम्स टैक्स के लिए तब तक तो वो फिर आएगी ना उसमें। मेरे समझ में जरूरी नहीं है कि जब तक 115 जेबी में नहीं लिखा हुआ हो तब तक वो एक्सपीरियंस में नहीं आते, वो नेट प्रॉफिट लॉस की लिस्ट में आएगा। और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट इनकम है तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। हाँ वो तो करना। मान लीजिए मुझे 100 ग्राम मैंने दिया और 2 ग्राम हाँ इनकम है, 2 ग्राम तो 30 तारीख की जो वैल्यू है हाँ उससे करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉफिट से लायबल है। 10 में भी सारे नहीं है, एक्सेप्ट डबल है, एक और क्वेश्चन है तो इसमें देयर आर टैक्स बेनिफिट्स में कि इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट इज टोटली एग्जेम्प्ट। तो जो हम उसको एवरी टाइम नॉर्मली कैन अमाउंट टू सेव बिकॉज़ जैसे बेसिकली उसके पास जा रहा है so it can amount to sale, but they say it is not at that point of time it is exempt from capital gains. So at the time of deposit or at the time of redemption? At the time of deposit. at the time. Sir, any gain on the maturity of the investment is totally exempt from tax. ये कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है ना इसलिए। जो redemption की बात हरी डेफिनेशन की वाली नीचे वाली कभी तो टैक्स लगेगा ही ना। जैसे जब मैं अपना मैं या तो अपना गोल्ड मार्केट में सेल करूंगा तो कैपिटल गेन आएगा, या फिर मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ। अगर अभी तक चलिए ट्रांसफर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं किया हुआ, ये कंफर्म तो नहीं लेकिन एक्सक्लूड ही है। गोल्ड दे रहे और बॉन्ड दे रहे हैं। हाँ वो गोल्ड उसमें एक्सक्लूड था। ये सेल के इक्विवेलेंट नहीं है। उन्होंने बाकी सारे एग्जम्पशंस तो जब आप जमा कराओगे तो भी कोई कैपिटल नहीं लगेगा और मैच्योरिटी पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही एकदम हो जाएगा। बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं है बिकॉज़ मान
मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत पहले का जैसे गोल्ड पड़ा हुआ है और अगर मैं उसे आज सेल करता हूँ तो कुछ ना कुछ कैपिटल गेन्स आएंगी मार्केट में, और अगर मैं इस डिपॉजिट स्कीम में जमा करा दूँ और इसमें टाइम पीरियड कितना है वो आई डोंट नो, बट जब रिडेम्पशन हो रहा है और तब मुझे जितना मान लीजिए मैंने ₹1,00,000 का गोल्ड खरीदा था बहुत पहले और आज उसके ₹20 लाख मिल रहे हैं, पूरा बेनिफिट हो गया है। बिल्कुल, बट 3 से 5 साल का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आपको होल्ड करना है। ऐसे तो आप आज ही खरीद करके दे दो, आपके पास 1 करोड़ रुपया कैश पड़ा हुआ है, अब आप 1 करोड़ रुपया बैंक मतलब इनकम टैक्स को बताओगे तो मुझे भी कहा गया आपने उसका गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड बैंक खरीद लिया, इस मॉनेटाइजेशन को, तो सोर्स का कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अगर बैंक को कहा गया कि पूरी केवाईसी करनी है। मोदी जी ने राज्यसभा में कुछ दिनों पहले एक गजल कही थी, वो कह के मैं इसको खत्म करता हूँ। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।